हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो क्या डिफरेंस है अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के बारे में दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं कि मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में जब बताया था तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था। यहां पे NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये फॉर्म कर देगा यहां पे देखिए क्या, यहां पे ये आयंस इसमें होते हैं, एक Na पॉजिटिव और दूसरा यहां पे Cl नेगेटिव। ये आयंस यहां पे इसके अंदर होते हैं। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ना कि एक कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है। पर जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है उनका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जैसे कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि आपके पास है मेथेन CH4। इनमें क्या हुआ था कि जैसे CH4 है मेथेन, तो कार्बन ने और हाइड्रोजन ने, ये हाइड्रोजन हो गया, दूसरा यहां पे एक और यहां पे हाइड्रोजन हम रख देते हैं, एक और यहां पे हाइड्रोजन हम पुट कर देते हैं, और एक और हाइड्रोजन हम पुट कर देते हैं। ये कितने हो गए टोटल? आपके पास 4 हाइड्रोजन हो गए। CH4 था हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था। इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, हाइड्रोजन ने, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा बीच में, और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना? ये बना कोवेलेंट बॉन्ड। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गई आपके पास मेथेन की, ठीक है ना। ये यहां पे हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन सेटिस्फाई है, और यहां पे ये हाइड्रोजन, और यहां पे ये हाइड्रोजन, और कार्बन के पास भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गई है किसकी? ये स्ट्रक्चर है मेथेन की, और ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक वैसे ही अगर इसमें देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपके पास हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है CH4, लेकिन ये वाला आयोनिक कंपाउंड है। तो मतलब आयोनिक कंपाउंड तो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसमें आयंस नहीं बनते, उसमें तो देखो एक पॉजिटिव आयन बना, दूसरा नेगेटिव आयन बना, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन दोनों के बीच अब डिफरेंस को हम समझने का ट्राई करेंगे कि अलग अलग प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो सबसे पहले जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी आती है नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? दीज आर मेड अप फ्रॉम आयंस। ये आयंस से मिलके बने होते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर देखिए एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है। किससे मिलके बने हैं? आयन से मिलके बने हैं। आयोनिक कंपाउंड आयन से मिलके बनते हैं, और इनकी फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होती है। सॉलिड क्यों है? रीजन क्या होगा? क्योंकि ये आयंस हैं, और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये पास पास बैठ जाते हैं एकदम चिपक के, बहुत बढ़िया एकदम अट्रैक्शन फोर्स, और जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। नमक कैसा होता है? नमक का फॉर्मूला है NaCl, कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, Mg+2 क्लोरीन माइनस, दोनों आयंस हो गए। आयंस के बीच बढ़िया से अट्रैक्शन फोर्स होता है। सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई बॉन्ड होता है ना, तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। इसका नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। सोचिए यहां पे बिल्कुल चिपक करके बैठे हैं दोनों के बीच बढ़िया अट्रैक्शन फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़िया अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच। इनको अलग करना इतना आसान नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड आपके पास रखा हुआ है, उसको गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो पिघल करके लिक्विड में आ जाए, तो उसको बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाएगा उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? जब लिक्विड होगा आपके पास और वो मेल्ट हो करके आ जाए किसके अंदर? वेपर के अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा।
तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, रीजन यही होगा, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं? अगर ये बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है, जैसे नमक आपके पास रखा हुआ है, नमक है बिल्कुल क्रिस्टल की फॉर्म में रखा है, सॉलिड फॉर्म में, NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई आयंस है वो फ्री नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर फ्री आयन चाहिए। मतलब जो चार्ज इनके पास है पॉजिटिव और नेगेटिव, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स में पढ़ चुके हैं हम जब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था। तो मतलब चार्ज का फ्लो करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं करंट। तो जब चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर सकती है? तो मतलब इनके पास जो चार्ज है जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। पर अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, या फिर नमक लो, थोड़ा सा क्रिस्टल लो और पानी में घोल दो, वाटर में डिजोल्व कर दो, ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन लिक्विड फॉर्म में या फिर मोल्टन पोजीशन में, पिघली हुई पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, लेकिन जब ये पिघल जाते हैं, तो जब ये पिघलते हैं तो आयोनाइज हो जाते हैं, वाटर में इनको डिसोल्व किया जाता है तो आयंस बन जाते हैं, कैटायन एनायन, ठीक है ना। जो पॉजिटिव होता है ना, देखिए ये जो Na है ये पॉजिटिव है तो ये क्या है? कैटायन। और ये जो नेगेटिव है क्लोरीन, तो ये क्या है? एनायन। तो ये एनायन और कैटायन यानी आयंस बन जाते हैं, और जब ये आयंस फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर पाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है? कि किसमें डिसोल्व होंगे और किसमें नहीं होंगे। वाटर के अंदर ये डिसोल्व हो जाएंगे। अगर इनको वाटर में डिसोल्व करेगा ना, क्रिस्टल लेके आओ, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लाओ, डालो वाटर में, डिसोल्व कर दो, हो जाएगा। नमक लेके आओ, डिसोल्व कर दो, हो जाएगा। वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी डिसोल्व नहीं होंगे। हाँ, मतलब अल्कोहल में डिसोल्व करोगे, नहीं होंगे। अगर इनको ले जाके पेट्रोल में डिसोल्व करोगे, नहीं होंगे। कैरोसिन ऑयल में डिसोल्व करोगे, नहीं होंगे। ठीक, जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। रीजन क्या है? पोलर कंपाउंड्स हमेशा पोलर कंपाउंड्स में डिसोल्व होते हैं। पोलर का मतलब क्या है? जिसपे दो पोल्स हो, यानी जिसपे आयंस हो। अब सोचेंगे कि सर ये जो वाटर है, ये तो आपने कल के वीडियो में बताया था कि ये तो क्या था आपके पास? कोवेलेंट कंपाउंड था। भाई वाटर के बारे में मैंने आपको बताया कि था कि जो वाटर है, जो यहां पे रख देते हैं, देखिए वाटर है H2O, कि ये तो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, हमने ऐसा बताया था। तो क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसके बाद भी फिर ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसमें डिसोल्व कैसे हो रहे हैं? देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके पास ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कर रहा है, हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही है इनके बीच, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है, ये धोखा दे देता है हाइड्रोजन को। मतलब जैसे दोनों ने यहाँ पे दोनों के बीच समझौता हुआ है कि भाई तू अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दे, ये कह रहा है दूसरा तू अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दे, दोनों चलो साथ में बैठते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। भाई दोनों के बीच समझौता हो गया, ठीक है। मान लो कि आपने एक लड्डू रखा, आपके फ्रेंड ने भी एक लड्डू रखा, लेकिन आपका फ्रेंड है वो बेईमान निकला। उसने क्या किया? अब उस आपके दोनों लड्डू उठाए, मतलब एक तो खुद का था और एक आपका था, दोनों लड्डू उठाए और लेके भाग गया। अब क्या कर लोगे? ठीक, तो वैसा ही ये ऑक्सीजन करता है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन कर देता है ना तो बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की चोरी कर लेता है। मतलब ये बेईमानी दिखा देता है इस हाइड्रोजन के साथ, सीधी सी बात ये है। तो ये एक पोलर कंपाउंड है, तो पार्शियली इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव इसके पास चार्ज आ जाता है तो ये आयोनिक कंपाउंड्स को डिसोल्व कर सकता है। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड, जैसे आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। जिसमें भी आयंस हैं वो सब आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमेशा वाटर में डिसोल्व होते हैं क्योंकि वाटर क्या है? एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये आपकी जो 4 प्रॉपर्टीज थी वो थी आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक कंपाउंड के बारे में आपको सारी बातें समझ आई। इनमें ये आयन से बने होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इनके बीच होता है, इसलिए सॉलिड होते हैं, फिजिकल स्टेट इनकी सॉलिड होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मोल्टन पोजीशन में करेंगे, वैसे नहीं कर सकते, सॉलिड पोजीशन में नहीं कर सकते। सोल्यूबिलिटी किस में होगी? पोलर
पोलर कंपाउंड्स में होगी। तो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड पे, जिसको समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि कार्बन सारे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ये दिया था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर मेथेन, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए थे। कैसे हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड हैं, क्योंकि इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डोनेट नहीं कर दिया गया। हाइड्रोजन, इस ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इनको एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है, ये दोनों इसको यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ने बस दे दिया इलेक्ट्रॉन कि भाई ले जाओ कार्बन तुम रखो, या कार्बन ने हाइड्रोजन को दे दिया कि हाइड्रोजन तुम ले जाओ और रखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है कि इनका नेचर है वो कैसा है। पहली बात तो ये किससे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आयोनिक कंपाउंड आयन से बने थे ना, ये किससे बने हैं, ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होती है, लिक्विड हो सकती है, सबसे ज्यादातर लिक्विड होती है, गैसेज में होती है, सॉलिड तो बहुत कम होती है, और सॉलिड होते भी हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड नहीं होते, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। रीजन क्या है इसका, जैसे कि कोयले को देखेंगे ना, कोयले को तुरंत तोड़ सकते हैं, कोयले को, बहुत ज्यादा हार्ड कोई कोयला तो होता नहीं है, ब्रिटल होता है नेचर के अंदर। तो सॉलिड होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, ज्यादातर गैसेज स्टेट में पाए जाते हैं या सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि इनके बीच जो बॉन्ड बना है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जिससे जुड़े हुए हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही नहीं, वो वीक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो सॉलिड थे, पर ये वाला तो कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये सारे या तो गैसेज फॉर्म में पाए जाते हैं या लिक्विड फॉर्म में, और बहुत कम सॉलिड में। हाँ, इसके एक्सेप्शनल केस हैं एक दो, जैसे डायमंड है, ठीक है, डायमंड बहुत हार्ड होता है वो, लेकिन एक अपवाद है, अपवाद तो हर जगह मिल जाते हैं। चट्टान वगैरह को काटने के अंदर भी डायमंड का यूज किया जाता है, आप जानते होंगे। शीशे के अंदर एक वो पेन होता है, आपने देखा होगा, शीशा काटता है कोई तो वो लगा करके स्केल और ऐसे शीशा काट देते हैं उससे, तो उसके अंदर भी उसकी जो निब होती है ना, उसमें डायमंड का यूज होता है, पर बहुत हल्का डायमंड होता है, ठीक। तो डायमंड तो एक हार्डेस्ट यहाँ पे नॉन मेटल है, आप कह सकते हैं। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस है, पर ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं जो या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसेज में होते हैं, और या फिर सॉलिड होते भी हैं तो बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसके बाद आता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये मैंने पहले बता दिया था कि मेल्टिंग तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, बॉइलिंग क्या होगा, लिक्विड से गैस में चला जाए। तो जो टेम्परेचर जिसपे ऐसा होगा वो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इनके बहुत ज्यादा हाई नहीं होते हैं, बहुत लो होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। भाई जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आयनिक कंपाउंड तो कैसे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनको तोड़ना आसान नहीं था, उनको तो हाई एनर्जी देनी पड़ रही थी, बहुत हीट देनी पड़ रही थी, पर इनको इतनी ज्यादा हीट देने की कोई जरूरत नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है और ये आसानी से टूट जाते हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आयंस के बिना तो फ्लो कर नहीं सकती, और जब कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहां पे तो आयंस बन ही नहीं रहे। यहां पे तो आयंस कैसे बन सकते हैं भाई, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हुआ तो ना तो किसी पे पॉजिटिव आया ना किसी पे नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, भाई वो इलेक्ट्रॉन दोनों यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो आयंस नहीं बने हैं। तो जब आयंस नहीं है फ्लो करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। रीजन यही है कि इनके पास फ्री आयंस है वो नहीं होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते कभी भी, ये डिजोल्व होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऐसा समझिए, जो आपके पास ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये डिजोल्व होते हैं, पर ये कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, कभी आप पेट्रोल को लेना और पानी को लेना, वाटर को लेना, दोनों को मिक्स करके देखना, हमेशा पेट्रोल है वो ऊपर फ्लोट करेगा, कभी वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होगा। ऑयल को लेना, ऑयल जो होता है तेल, उसको लेना और उसको डालना पानी के अंदर, वाटर के अंदर ये फ्लो करेगा, ऊपर फ्लो करेगा, कभी भी डिजोल्व होगा ही नहीं। लेकिन आप लेना अल्कोहल, अल्कोहल लेना, पेट्रोल लेना, दोनों को मिक्स करना, हो जाएंगे। डीजल लेना, पेट्रोल लेना, दोनों को मिक्स करना, हो जाएंगे। सीधी सी बात है, मतलब ऑर्गेनिक केवल ऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है,
कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिसॉल्व होंगे, वाटर में ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। कोई पूछेगा कि जो आपके पास है अल्कोहल, क्या वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल एक आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो सकता है, उसमें कभी नहीं होगा। कोई बोले अल्कोहल पेट्रोल में डिसॉल्व होगा क्या? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये आपके पास डिफरेंसेस थे, ये प्रॉपर्टीज थी आयोनिक कंपाउंड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की। यहां पे ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी यहां पे डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलोट्रोफी को डिस्कशन करेंगे। एलोट्रोप्स आपने सुन रखे होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये कार्बन के क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। तो एलोट्रोफी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर इस वीडियो के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।